नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। एक बार फिर हाजिर हूं अपनी माटी के नए पैकेज के साथ। इस बार हम ऐसी तकनीक पर चर्चा करेंगे जिसके तहत गाय सिर्फ बछड़ी पैदा करेगी। इसके अलावा सब्जियों, कीटनाशक व केसर की फसल पर भी बात करेंगे। अंत में करेंगे फसलों के नुकसान पर मंथन। तो आइए करते हैं इस बार के स्पेशल कार्यक्रम की शुरुआत। ज्यादातर पशुपालक चाहते हैं कि उनकी गाय बछड़ी ही पैदा करे ताकि भविष्य में उन्हें दूध देने वाला पशु मिल सके। इस दिशा में समय समय पर प्रयास भी हुए हैं, लेकिन इन दिनों कृषि विश्वविद्यालय बड़ा प्रयोग कर रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। पालमपुर विश्वविद्यालय में गाय को लेकर बड़ा एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया है। इसके तहत गाय को ऐसा टीका लगाया जाएगा जिससे वह सिर्फ बछड़ी पैदा करेगी। कृषि विश्वविद्यालय ने मेक इन इंडिया के तहत चल रही कंपनी से करार भी कर लिया है। इस प्रोजेक्ट पर प्रयोग भी शुरू हो गए हैं। अपनी माटी के लिए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जयदीप रिहान ने विश्वविद्यालय का दौरा किया। उन्हें कुलपति प्रोफेसर हरिंदर कुमार चौधरी ने बताया कि पुणे की कंपनी से करार के बाद इस पर काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत सेक्स्ड सीमन तकनीक के जरिए मेल और फीमेल डिसाइड करना हमारे हाथ में होगा। उम्मीद है इस प्रोजेक्ट में जल्द बड़ी कामयाबी मिलेगी, जिससे किसानों की तकदीर बदल जाएगी। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर कई नए आयाम जुटा रहा है, जिसमें एक हमारे डेयरी का क्षेत्र है। जो हमारे कृषक डेयरी क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हें एक मुश्किलात आती है कि बछड़ियां पैदा करने की, कि गुणवत्ता वाली बछड़ियां उनके पास हों और बछड़ियों की संख्या भी ज़्यादा हो। तो उसके लिए अभी हमने कल ही एक कोलैबोरेशन में एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है जीनस एवियस इंडिया के साथ, जिन्होंने मेक इन इंडिया के तहत इस राह पर वो अग्रसर हुए हैं और एक सेक्स्ड सीमन एक तकनीक के माध्यम से उसमें मेल फीमेल जो है वो डिसाइड किया जा सकता है, उसका डिसीजन लिया जा सकता है। तो हमारे किसान का जो साल भर का जो प्रयत्न है वो विफल ना जाए, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंटल तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। हम उनके साथ 250 स्ट्रा, जिनमें कि अलग अलग स्पर्म सॉर्टिंग उनकी की हुई है और जिससे सेक्स सीमन उसको कहते हैं, और उसमें बछड़ियां ही पैदा होंगी। तो उसको हम एक एक्सपेरिमेंटल तौर पर अभी करने जा रहे हैं। ये कितनी सफलता इसमें हमें प्राप्त होती है ये समय बताएगा। और इस परियोजना के तहत अगर हमें सफलता मिलती है तो भविष्य में हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में, कबायली क्षेत्रों में हमारे गाय के लिए, बुफेलो के लिए, इवन याक का जो जर्सी काऊ के साथ या माउंटेन काऊ के साथ क्रॉस करते हैं, उनके साथ भी बछड़ियां पैदा हों, उसके लिए ये एक बड़ा मील पत्थर साबित होगा। और हम आनुवंशिकी तौर पर भी गुणवत्ता वाली बछड़ियां पैदा करवा सकेंगे इस माध्यम से। ये एक ऐसी नई तकनीक है जो आने वाले समय में एक मील पत्थर साबित होगा। फल सब्जियों को लेकर अक्सर इस बात की चर्चा रहती है कि इसमें कहीं कीटनाशक तो नहीं। अगर आपने पौधों पर स्प्रे किया है तो इसका जवाब हाँ है, ऐसा हो सकता है। इसलिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जब हम सब्जी में कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं तो समय के साथ धीरे धीरे इसका असर कम होता जाता है। ये स्प्रे या दवाएं कीटों को तो खत्म कर देती हैं, पर अगर उस फसल को समय से पहले तोड़ लिया जाए तो उस सब्जी या फल में इसके अवशेष रह जाते हैं। ये अवशेष हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। नौणी यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट ने बताया कि यूनिवर्सिटी में फल सब्जियों में कीटनाशक के अवशेषों की जाँच लैब में की जाती है। इससे पता चल जाता है कि किस फल या सब्जी में कितना कीटनाशक है। कुल मिलाकर किसान भाइयों को यही संदेश है कि जिन पौधों पर स्प्रे की होती है उनसे समय से पहले फल या सब्जियों का तोड़ान ना किया जाए। हम बात करेंगे कि हमारे फल एवं सब्जियों में कीटनाशक के अवशेषों की जांच किस तरह की जाती है। कीटनाशकों के अवशेष क्या होते हैं, पहले हमें इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब भी हम किसी फल या सब्जी में किसी कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो उसकी जो मारक क्षमता या पॉइजनस एक्टिविटी जो है वो जिम्मेवार होती है किसी भी कीट को मारने के लिए, जो समय के साथ पर्यावरण में कम होती जाती है। परंतु यदि हम एक
उचित समय से पहले किसी भी फसल का तोड़ान कर लेते हैं तो वो कीटनाशक अपनी मारक क्षमता के साथ उस फल या सब्जी में रह जाते हैं। तो वो जो कीटनाशक उस फल या सब्जी में रह जाते हैं उन्हें हम कीटनाशक के अवशेष कहते हैं, जो हमारे को तरह तरह के नुकसान पहुंचा सकते हैं, तरह तरह की बीमारियां कर सकते हैं। उनके जांच के विषय में आज हम यहाँ बात करेंगे कि वो जांच कैसे की जाती है। सबसे पहले हम जिस भी खेत से या हम किसी भी बाग से कोई फल या सब्जी लाना चाहते हैं उसका 2 किलो सैंपल इस तरह के लिफाफे में भर के लाते हैं। उसके बाद उसको एक होमोजेनाइजर में हम लोग ग्राइंड करते हैं। 2 किलो सैंपल कम से कम होना चाहिए। ये इस उपकरण में डाल के इसको हम बिल्कुल अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसको डाल दिया, पूरी की पूरी भिंडी हमने इसमें डाली है और इसको चला के हम उसको बिल्कुल ग्राइंड कर लेंगे। तत्पश्चात जब ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए, इसका हम 15 ग्राम सैंपल लेके आगे की विधि से हम इसको विश्लेषण के लिए तैयार करते हैं। 15 ग्राम इसमें से सैंपल लेके इसमें एसिटोनाइट्राइल नाम का एक सॉल्वेंट डालते हैं और उसके बाद हम इसको एक और जो हमारा उपकरण है जिसे हम हाई स्पीड होमोजेनाइजर कहते हैं उसमें इसको केंद्रित किया जाता है और उसमें बहुत छोटे छोटे हिस्सों में इसका विभाजन किया जाता है। यहां आप देख रहे हैं कि इसमें एसिटोनाइट्राइल नाम का एक सॉल्वेंट डाला जा रहा है। एसिटोनाइट्राइल डालने के बाद अब हम इसको हाई स्पीड होमोजेनाइजर में अच्छी तरह से बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में इसका विभाजन कर देंगे। आप यहां देख सकते हैं कि हाई स्पीड होमोजेनाइजर में किस तरह से अब वो भिंडी का जो 15 ग्राम सैंपल हमने लिया था उसको अच्छी तरह से छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जा रहा है ताकि उसमें जो भी हमारे अवशेष मौजूद हैं वो पूरी तरह से हमारे इस एसिटोनाइट्राइल नामक सॉल्वेंट में आ जाएं। इस तरह से इसको करने के बाद अलग अलग हम इसमें रसायन डालते हैं और यहाँ पे इस प्रयोगशाला में इसको हम पूरे के पूरे अवशेष 1-2 ml की वाइल में निकाल के, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, कि 2 ml की वाइल होती है जिसमें फिर ये पूरे अवशेष हम लोग मानते हैं कि इसमें आ गए हैं और फिर इसके विश्लेषण के लिए जो एक हमारी प्रयोगशाला है जहां पे हमारे बहुत उचित हमारे विश्लेषणात्मक उपकरण लगे हैं, वहां पे हम इस वाइल में डाल के 2 ml सैंपल को ले जाते हैं। 2 ml सैंपल इस तरह से वाइल में लाने के बाद ये विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला है जिसमें हमारे बहुत ही उचित मापदंड वाले उपकरण लगे हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि हमारे सहयोगी इन पे कार्य कर रहे हैं। इस तरह से फिर उस 2 ml सैंपल को हम इन उपकरणों में लगा के इनको चला देते हैं। पूरा चलने के बाद आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरह से हमारे को अवशेष नजर आ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो सैंपल हमने इस इंस्ट्रूमेंट में डाला था उसका यहाँ पे रिजल्ट आ गया और ये लैम्डासाइलोथ्रिन हमारे को इस भिंडी के सैंपल में लैम्डासाइलोथ्रिन नाम का कीटनाशक मिला। ये हमें कितनी मात्रा में मिला
वो भी हमें इससे पता लगता है, जो कि ppm पार्ट्स पर मिलियन में हमें बताया जाता है। पार्ट पर मिलियन का मतलब है 10 लाख में कितने हिस्से उसके पाए जाते हैं। यहाँ से देखने के बाद हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सब्जी हमारे खाने के लिए उपयुक्त है या नहीं है। उसके लिए हम देखते हैं FSSAI एक संस्था है भारत सरकार द्वारा स्थापित, जिसने MRL मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट, मतलब वो मात्रा जिसमें एक कीटनाशक किसी सब्जी या खाने के पदार्थ में अलाउड है, वो स्थापित की गई है और दी गई है। यदि ये मात्रा हमारे उस MRL से ज्यादा है तो इसका मतलब ये होता है कि ये सैंपल हमारे खाने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये मात्रा हमेशा हमारे MRL से कम होनी चाहिए। बागवान भाइयों को ये ख्याल रखना है कि उचित समय पे जरूरत के अनुसार ही कीटनाशक का प्रयोग करें, और वो हमारी इस प्रयोगशाला का फायदा उठा सकते हैं। वो अपने सैंपल यहाँ से जांच के लिए भेज सकते हैं, जिसके लिए उन्हें एक तय धनराशि, जो कि हमारे विश्वविद्यालय द्वारा तय की गई है, वो चुकानी होगी, और वो अपना सैंपल निदेशक अनुसंधान या हमारे विभागा अध्यक्ष के थ्रू हमारी प्रयोगशाला में भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस सब जानकारी के बाद किसान एवं बागवान भाई कीटनाशकों का उचित प्रयोग करेंगे, जरूरत के अनुसार प्रयोग करेंगे, और हमारे सब उपभोक्ताओं को स्वस्थ भोजन उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद। किसानों की मेहनत पर कभी अंबर पानी फेर देता है तो कभी हमारा लचर सिस्टम। इसी लचर सिस्टम का एक बड़ा उदाहरण मंडी जिला के सुंदरनगर इलाके में पेश आया है। मंडी जिला में सुंदरनगर हलके के तहत खिल्ला नामक पंचायत है। इस पंचायत के किसान नए नए प्रयोग करते रहते हैं। इस बार किसानों ने यहाँ अमेरिकन केसर तैयार किया है, लेकिन अब किसानों के सामने बड़ी समस्या पैदा हो चुकी है कि आखिर वे इस फसल को बेचे कहाँ। इस बारे में अपनी माटी टीम जीरो ग्राउंड पर पहुंची। हमें प्रगतिशील किसान चंपा देवी ने बताया कि उन्होंने पिछले वर्ष ही अमेरिकन केसर की पौध तैयार की थी, जिसे इस सीजन में 4-5 विस्मा में लगाया और अच्छी फसल है, लेकिन मार्केट न होने के कारण उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। क्षेत्र के किसानों ने बताया कि तैयार होने के बाद केसर के फूलों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर में करीब 60 से 70 हजार रुपए प्रति किलो है। बताया कि केसर की फसल 6 महीने में तैयार होती है। अमेरिकन केसर के फूल को तोड़कर छांव में सुखाया जाता है। किसान शेर सिंह ने बताया कि सरकार चाहे तो इससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। बहरहाल किसानों ने जिला प्रशासन, सरकार और संबंधित विभाग से मांग की है कि इस दिशा में उचित कदम उठाएं, ताकि बड़े पैमाने पर अमेरिकन केसर की खेती की जा सके। स्टार्ट। मेरा नाम चंपा देवी, वाइफ ऑफ श्री शेर सिंह, डिस्ट्रिक्ट मंडी सुंदरनगर के खिलड़ा गांव से बोल रही हूँ। हमने यहाँ पे जो है अमेरिकन केसर की खेती की है। ये खेती हमने 4-5 विश्व में की है। ये बीज हमने केरन गांव से श्री रूप सिंह जी से लिया था। उन्होंने भी इससे पहले अमेरिकन केसर की खेती की थी। आप सरकार से क्या चाहते हैं और विभाग से क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड विभाग से है कि हमने केसर तो उगा दी है, पर हमें अब इसकी मार्केटिंग का कुछ नहीं है। तो हम विभाग से अनुरोध करते हैं कि इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाए। और आपके इलाके में हुआ है ये, देखो ये बड़े ठंडे इलाकों में और बड़े दुर्गम इलाकों में होता है। जम्मू कश्मीर में होता था, पर अब जो है HP में भी हो रहा है ये। तो आपको कैसे लग रहा है, इसके दिशा निर्देशों में क्या चाहते हैं आप? तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है विभाग के कोई कर्मचारी आए और इसको आप बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं खेती बाड़ी आगे? हाँ जी, अगर इसकी मार्केटिंग अच्छी होती है तो हम इसको जो है तो आगे बहुत बड़े इसमें करना चाहेंगे। और लोग भी प्रेरित हो रहे हैं, आ रहे हैं समझने के लिए। बहुत ज़्यादा लोग प्रेरित हो रहे हैं इससे। हमने बीज भी बहुत लोगों को दिया। हमारे गांव में मैक्सिमम सभी लोगों ने थोड़े थोड़े इसकी बिजाई की है। ये मेरी मिसिज ने इकट्ठी निकाली है खेत से। डेली
निकाल रही है थोड़ा थोड़ा और सुखा रही है इसको। अब इसका देखते हैं मार्केटिंग कहाँ होती है। अगर मिला रेट वगैरह ठीक मिला तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसके साथ जुड़े। और इसकी ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, एक बार बीज दी, एक दो गुड़ाई की और इसकी पैदावार भी काफ़ी अच्छी होती है। बाजार में क्या वैल्यू है इसकी? बाजार में वैल्यू हमने जैसे देखा है इंटरनेट में देखा हमने तो 65,000 से 1.5 लाख तक की वैल्यू इसकी देखिए हम नेट के माध्यम से प्रति किलो के हिसाब से? प्रति किलो के हिसाब से। तो जैसे यहाँ हमने लगाई है 4-5 विश्वों में लगाई है तो कम से कम यहाँ 3-4 किलो निकलने की संभावना है। और देख अगर ये जाता है इसका रेट ठीक मिलता है तो काफ़ी फायदा है इससे। आज के बेरोजगार युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे आप? आज के बेरोजगार युवाओं के लिए ये बहुत अच्छा रोजगार है। जैसे एक खेत में लगा दिया तो उसी पूरे साल की इनकम जो है निकल सकती है। पहले लंबे समय में बारिश नहीं हुई और अब मौसम ने करवट ऐसे समय में ली है जब ओलों की जरूरत ही नहीं थी। प्रदेश में कई इलाकों में ओलों ने नकदी फसलें बर्बाद कर दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश के पहाड़ों से लेकर मैदानों तक ओलों ने नकदी फसलें बर्बाद कर दी है। शिमला, सोलन, सिरमौर से लेकर मंडी, कुल्लू व कांगड़ा, चंबा के कई इलाकों में हाल ही में ओलावृष्टि ने नकदी फसलें मटियामेट कर डाली है। बात मटर, टमाटर की हो या फिर बैंगन या भिंडी की, बात खीरे की हो या करेले की, हर फसल पर बुरा असर पड़ा है। गर्मियों में होने वाली नकदी फसलें इन दिनों काफी कमजोर होती है, ऐसे में इन्हें भारी नुकसान हुआ है। अपनी माटी टीम ने मिनी पंजाब के नाम से मशहूर बल्ह घाटी के गागल, सकरोहा, खाडला, चुवाड़ी आदि गांव का दौरा किया तो पता चला कि ओलों ने नकदी फसलें बर्बाद कर डाली है। खासकर मटर की हालत बेहद खराब है। कमोवेश हिमाचल के बहुत सारे इलाकों से ऐसी रिपोर्ट है। फिलहाल किसान सभा व पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि किसानों को नुकसान का मुआवजा प्रदान किया जाए। और अब चलते चलते कुल्लू में किसान खेतीहर संघ की मांग, सेब का समर्थन मूल्य 25 रुपए करे सरकार। बिलासपुर में गेहूं की 32.5 करोड़ की फसल खराब, बारिश ने तोड़ी किसानों की कमर। और रामपुर के कई इलाकों में ड्राई फ्रूट पर संकट, बारिश के कारण फसल को हो रहा नुकसान, मिठास कम होने की आशंका। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए।